नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों ही एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण रोल रखता है। और इस टॉपिक से आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम में 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझ लिया तो आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, साथ में अच्छी रैंक से सिलेक्शन होगा। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक दोस्तों ऐसा टॉपिक है जिसको काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि ये टॉपिक टिपिकल है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो ये टॉपिक जितना सरल है कि आप इसमें पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की। स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स को आज हम पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे कि ये मैथ्स की कौन सी ब्रांच से आता है और इस टॉपिक के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके बारे में आज हम पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करते हैं स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स की। तो दोस्तों अपने मैथ्स में एक गणित की एक ब्रांच है मैकेनिक्स, के बारे में आपने काफ़ी बार नाम सुना होगा। मैकेनिक्स के बारे में, मैकेनिक्स का हिंदी अर्थ होता है दोस्तों यांत्रिकी। अब ये यांत्रिकी क्या है, क्यों इसका नाम यांत्रिकी पड़ा? तो दोस्तों जब भी हम किसी यंत्र की बात करते हैं, किसी प्रोसेस की बात करते हैं, तो सबसे पहले किसी यंत्र में हम उसके कण की बात करते हैं। और यंत्र जो है वो कणों से मिलकर बना होता है और इन कण की अगर हम स्थिति और गति दोनों ही चीज़ों का अध्ययन करते हैं तो दोनों ही चीज़ों का अध्ययन करके हम उस कण के बारे में सारी चीज़ों का पता कर सकते हैं। तो अगर हमें कोई मैकेनिक्स की परिभाषा पूछे तो हम ऐसा कहेंगे कि गणित की वह शाखा जिसमें किसी यंत्र के कणों की, किन्हीं कणों की हम स्थिति, पहली बात तो स्थिति और दूसरी बात गति, किसी यंत्र के कणों की स्थिति और गति का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है वह शाखा यांत्रिकी कहलाती है। तो वह शाखा क्या कहलाएगी? यांत्रिकी। अब बात करते हैं इस यांत्रिकी की दो ब्रांच है दोस्तों। पहली ब्रांच है जिसमें कण की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। पहली ब्रांच में किसका अध्ययन किया जाता है? कण की स्थिति का। अब कण की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं तो स्थिति का अध्ययन करने के लिए जिस ब्रांच में कण की स्थिति का अध्ययन करते हैं उस यांत्रिकी की ब्रांच को हम स्थिति विज्ञान कहते हैं। स्थिति विज्ञान। और जब हम कण की गति का अध्ययन करते हैं, कण की गति का, कि कण कितने वेग से चल रहा है, कितने त्वरण से चल रहा है, या कण की गति किस माध्यम से हो रही है, या कण जो है उसमें गति कैसे हो रही है, सरल रेखीय हो रही है या वर्तुलाकार हो रही है। तो इन सब बातों का जो अध्ययन किया जाता है कण की गति की जो शाखा में, वह शाखा गति विज्ञान कहलाती है। गति विज्ञान। तो हमें दोस्तों इनमें दोनों ही टॉपिक पढ़ने हैं, स्थिति विज्ञान भी पढ़ना है और गति विज्ञान भी पढ़ना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको अगर हम जानेंगे तभी हम आगे के टॉपिक को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं, जो सबसे पहला वर्ड आता है इनमें वो वर्ड आता है बल। बल क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखो, बल एक ऐसा कारक है जो किसी कण की स्थिति, गति, आकार, प्रकार
इनमें परिवर्तन कर सके वह कारक बल कहलाता है। यदि हम बात करें किसी कण की या किसी वस्तु की, अगर मैं ये कहूं कि ये वस्तु पहले इस स्थान पर पड़ी है और इसको हमें यहाँ आगे खिसकाना है, यहाँ लाना है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की। और बल भी कौन सा? स्पर्शरेखीय बल। स्पर्शरेखीय बल कि इसको मान लो ये वस्तु यहाँ पड़ी है इस जमीन पर और हमें इसको खिसका के आगे लाना है। आगे लाने के लिए इसकी स्थिति चेंज कर रहे हैं, तो हमें इसकी स्थिति चेंज करने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की आवश्यकता पड़ेगी। किसी वस्तु को खिसका रहे हैं तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की। अब कोई गाड़ी यहाँ रुकी हुई है, कोई गाड़ी रुकी हुई है। अब इस गाड़ी को आगे वेग से बढ़ाना है, इसको गति देने के लिए, इस गाड़ी को गति देने के लिए, तब भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो स्थिति और गति इन दोनों के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की। अब बात करते हैं आकार की। तो हमें जब भी बात करते हैं बल की, तो आपने नाम सुना होगा उत्प्लावन बल और पलायन वेग होता है, उत्प्लावन बल होता है, और इसके अलावा अन्य प्रकार के बल आपने जो है फिजिक्स में पढ़े होंगे, घर्षण बल है, इसके अलावा और भी बल हैं काफ़ी सारे। तो इन बलों के कारण जो वस्तु की स्थिति में भी परिवर्तन हो सकता है, गति में भी हो सकता है। साथ ही साथ बल के कारण वस्तु के आकार में भी चेंज हो सकता है। जैसे हमें कोई वस्तु दी गई, उसमें ये आकार था, अब हमें कहा गया इस वस्तु की आकृति चेंज करनी है, इसे आयताकार बनाना है, तो अब भी हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? बल की आवश्यकता पड़ेगी। तो किसी वस्तु के आकार, प्रकार, स्थिति, गति सब में चेंज करना है, तो सब में चेंज करने वाला जो कारक है वो कारक क्या होगा? बल होगा। तो आप समझ गए होंगे कि बल क्या है। बल दोस्तों वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में, गति में, आकार में, प्रकार में परिवर्तन कर सकता है, वह कारक बल कहलाता है। अब ये तो बात हो गई बल की। अब इसके साथ ही कुछ और भी टर्म आती है, के बारे में हम जान लेते हैं। तो देखो, बल के अलावा हमारे इसमें टर्म आती है एक दूरी और एक आती है विस्थापन। अब कई बार हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि दूरी क्या है और विस्थापन क्या है। इन दोनों को ही समझ लेते हैं। तो देखो, दूरी वर्ड ऐसा वर्ड है जिसमें दिशा नहीं होती। केवल आपको ये कहा जाता है कि 5 किलोमीटर की दूरी, O से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक कण स्थित है। तो अब देखो, O से 5 किलोमीटर की दूरी, O से जो 5 किलोमीटर की दूरी है उस पर एक कण स्थित है। तो कण स्थित होने के कारण वो कण इस वर्त की परिधि में, 5 किलोमीटर की वर्त की परिधि में कहीं पर भी स्थित हो सकता है। तो जो दूरी की बात करते हैं, इसमें आपके दिशा का पता नहीं होता कि वो बिंदु O से किस दिशा में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है या पश्चिम में है या दक्षिण पूर्व में है, किसी भी दिशा का पता नहीं चलता। तो दूरी में क्या होता है? दूरी में दिशा का नहीं पता होता, यानी कि दूरी में दिशा कैसी होती है? अनिश्चित होती है। अब इस वर्त के किसी भी बिंदु पर वो कण स्थित हो, ये दिशा कैसी हो गई? अनिश्चित हो गई। अब बात करते हैं विस्थापन की। तो दोस्तों, विस्थापन का अर्थ है कि मूल बिंदु से
किस दिशा में या मूल बिंदु से नेट दूरी कितनी है। अब मैं लिखता हूं O से कोई एक व्यक्ति चला, वो A पर आया और पुनः वापस O पर आ गया। तो अब वापस O पर आ गया, तो अब इसका विस्थापन कितना हुआ। तो देखो विस्थापन की बात करते हैं तो O से चला था और वापस O पर आ गया, का विस्थापन तो आएगा 0। विस्थापन का अर्थ है कि जो अंतिम स्थिति है, अंतिम स्थिति उसमें से प्रारंभिक स्थिति घटानी पड़ेगी, और जो अंतिम स्थिति है उसमें से प्रारंभिक स्थिति घटाने पर जो दूरी आएगी वही आपके क्या कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। तो यानी कि इसमें दिशा की बात हो गई, अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटाना है तो वो आपके विस्थापन कहलाएगा। अब बात करते हैं इसी एग्जाम्पल में दूरी की। तो O से चलकर A पर गया और वापस O पर आया, तो इसने दूरी कितनी तय की। तो देखो सबसे पहले तो वो O से चलकर A पर गया और फिर वापस A से O पर आया। तो पहले तो OA चल लिया और फिर AO चल लिया, दोनों को मिलाकर कुल कितना चल लिया, 2OA चल लिया। दूरी तो 2OA आएगी पर विस्थापन कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये तो दोनों चीजें हो गई, दूरी और विस्थापन। अब ऐसे ही दो और टर्म आती है, एक आती है चाल, एक आती है वेग। अब चाल किसे कहते हैं और वेग किसे कहते हैं। तो देखो चाल जो है, चाल एक अदिश इकाई है, इसमें दिशा नहीं होती, और जो जितने समय में हमने जितनी दूरी तय की है, तो हमें प्रति समय तय की गई दूरी निकालें तो वो क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी। अगर हम 1 मिनट में चली गई दूरी निकालें तो वो क्या कहलाएगी, चाल कहलाएगी, और प्रति मिनट चाल होगी। तो प्रत्येक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। और ये अदिश होगा, क्यों, क्योंकि दूरी भी अदिश है। तो दूरी बटा समय को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। जब भी हम दूरी में समय का भाग देते हैं, जैसे इस ऊपर वाले प्रश्न में था, O से चलकर A पर आया और A से चलकर O पर गया, तो दूरी तो उसने 2OA तय की। अब इस 2OA दूरी तय करने में उसे 1 घंटा लगा, कि चाल कितनी होगी, 2OA बटे 1 घंटा, तो ये इसकी चाल होगी। अब बात करते हैं वेग की। तो वेग होता है सदिश राशि, और वेग के लिए हम विस्थापन में समय का भाग देते हैं, यानी कि प्रत्येक समय में जो तय किया गया विस्थापन है वो क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। अब ये तो बात हो गई विस्थापन बटा समय वेग की। अब इनके अलावा 2 टर्म और आती है जो आपको पता होनी चाहिए। एक आती है मंदन और एक आता है त्वरण। अब त्वरण किसे कहते हैं और मंदन किसे कहते हैं। यदि एक रेलगाड़ी जो जा रही है, अब शुरू में इस रेलगाड़ी का वेग 0 से बढ़कर मैक्सिमम तक जाएगा। तो अगर वेग बढ़ रहा है, अगर वेग क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है, तब वेग में जो बढ़ने की दर है, या वेग में धनात्मक परिवर्तन की दर, वेग में धनात्मक परिवर्तन की दर, धनात्मक परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी, त्वरण कहलाएगी। यानी कि वेग में अगर हम समय का भाग देते हैं और वेग में जो परिवर्तन है वो कैसा हो रहा है, धनात्मक हो रहा है, यानी बढ़ रहा है, तब वो क्या कहलाएगा, त्वरण। और जब रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने स्टार्ट होते हैं तब क्या होता है कि वेग घटना स्टार्ट हो जाता है। तो जब वेग में ऋणात्मक परिवर्तन की दर निकालते हैं तो वो मंदन कहलाता है। यानी वेग में जब ऋणात्मक परिवर्तन की दर आएगी तो वो क्या कहलाएगी दोस्तों, मंदन कहलाएगी। तो ये कुछ टर्म हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। अब इसके बाद आगे हम इसमें जो अपने सेकंड ग्रेड के और फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं उनको अपन चर्चा कर लेते हैं।
तो ऊपर जो आपको दे रखे हैं पॉइंट वो तो है सेकंड ग्रेड के सिलेबस में। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम, अब इसमें स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स में जो पहला पॉइंट है वो है कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस। इसका अर्थ है समतलीय बलों का, समतलीय बलों का संयोजन व वियोजन, यानी एक ही तल में जो बल स्थित हैं उनका संयोजन भी करना है और उनका वियोजन, वियोजन का अर्थ है उनके टुकड़े भी करने हैं। एक ही तल में स्थित दो बल हैं या कई बल हैं, दो से अधिक बल हैं, तो उनका संयोजन भी करना है और वियोजन भी करना है। तो यह आपका पहला पॉइंट है। के बाद है कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शन, यानी कि दो दी गई दिशाओं में, दो दी गई दिशाओं में एक बल के घटक, दो दी गई दिशाओं में एक बल का घटक करने। अब इसके बाद अगला है इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेस। इसका अर्थ है कि आपको जो समवर्ती बल है उन समवर्ती बलों का, समवर्ती बलों की साम्यावस्था के बारे में पढ़ना है। यानी जो आपके जो संगामी बल हैं या जो समवर्ती बल हैं उनकी साम्यावस्था के बारे में पढ़ना है। जैसे मैं एक उदाहरण से बताता हूँ कि एक बल है जो इस बिंदु से जा रहा है और दूसरा बल भी इस बिंदु से जा रहा है, इस टाइप से कई बल जा रहे हैं, तो उनकी साम्यावस्था का जो प्रतिबंध है उनको हमें निकालना है और उनको हमें पढ़ना है। अब अगला है पैरेलल फोर्सेज, यानी कि समांतर बल और आघूर्ण मोमेंट, इनके बारे में पढ़ना है। तो ये तो इतना जो चैप्टर है आपके सामने, कंपोजिशन एंड रेजोल्यूशन ऑफ कोप्लेनर फोर्सेज, कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम ऑफ कंकरेंट फोर्सेज, पैरेलल फोर्सेज एंड मोमेंट, ये इतना टॉपिक तो आपके है स्टैटिक्स में, ये तो है स्टैटिक्स में। अब बात करते हैं डायनामिक्स में। तो डायनामिक्स में है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, सिंपल वेग एवं त्वरण, सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अचर त्वरण के अधीन सरल रेखीय गति, लॉज ऑफ मोशन, तो इसका अर्थ है गति के नियम, जो न्यूटन की गति के नियम हैं उनको पढ़ना है, और प्रोजेक्टाइल प्रक्षेप की, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है। बहुत ही कम टॉपिक है दोस्तों, आपके सेकंड ग्रेड में 5 टॉपिक, 5 क्वेश्चन आएंगे आपके, आसानी से आप कर पाओगे। इसमें से जो 5 क्वेश्चनों का डिवाइडेशन रहता है वो इस टाइप से रहता है, एक क्वेश्चन तो आपके प्रोजेक्टाइल में से पक्का आता है, एक भी आ सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 भी आ सकते हैं, तो एक तो पक्का आएगा। एक क्वेश्चन आपके इसमें आ सकता है सिंपल लीनियर मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन, अचर त्वरण के अधीन सरल रेखीय गति, इसमें से एक क्वेश्चन आपके आएगा समतलीय बलों का संयोजन एवं वियोजन में, इसमें एक क्वेश्चन आपके आ सकता है कंपोनेंट ऑफ ए फोर्सेज इन द गिवन डायरेक्शन, इसमें से, और एक क्वेश्चन आपके आ सकता है पैरेलल फोर्सेज, मोमेंट एंड इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज, इनमें से। तो कुल मिला के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें से ही सब में एक एक 2 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक में से आ जाएंगे। अब ये तो है आपका सेकंड ग्रेड का सिलेबस, जो बहुत ही कम है आपके स्टैटिक्स डायनामिक्स का मैटर। इसमें इतना ही मैटर है कि आप आराम से इन 5 क्वेश्चनों को बड़े ही इजी वे में जल्दी से कर सकते हो। तो ये 5 टॉपिक का जो आपको मिल रहा है चैप्टर, बहुत ही आसान चैप्टर मिल रहा है। इनमें मैं दोस्तों आपको कुछ रिजल्ट भी शेयर करूंगा, जिनको आप थोड़ा बहुत डायरेक्ट याद भी कर लेना, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट रिजल्ट से भी पूछे जाते हैं। तो कई मैंने रिजल्ट्स हैं जो आपको शायद बुक में मिल गए होंगे, तो कई रिजल्ट हैं जो हम डायरेक्ट याद करेंगे, और कुछ हैं जो एग्ज़ाम के जो सवाल हैं वो हम सारे सोल्व करेंगे।
ताकि आपको एग्ज़ाम की प्रैक्टिस भी हो जाए और जो रिजल्ट हैं उनको याद भी कर लेना। वैसे मैंने दोनों ही टॉपिक में, स्टैटिक्स में और डायनामिक्स में 10-10 क्वेश्चन दिए हैं याद करने के लिए, तो उतने आप याद आसानी से कर पाओगे। वो रिजल्ट एग्ज़ाम में हूबहू पूछे जाते हैं, तो उनको आपको याद करना होगा। अब बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की। तो देखो, इसमें फर्स्ट ग्रेड में कुछ टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा हैं। स्टैटिक्स में इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस, समतलीय बलों की संगामी अवस्था, मोमेंट्स आघूर्ण, फ्रिक्शन घर्षण, वर्चुअल वर्क, कल्पित कार्य और कैटेनरी, ये आपके टॉपिक है स्टैटिक्स के। ये इसमें से 5 क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं डायनामिक्स की। तो वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, यानी अरीय और अनुप्रस्थ दिशा में वेग एवं त्वरण, एंड अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल डायरेक्शन। और इनके अलावा जो वेग और त्वरण है वो स्पर्श रेखीय भी ज्ञात करने हैं और अभिलंबिक भी। तो अभिलंबिक वेग एवं त्वरण और स्पर्श रेखीय वेग एवं त्वरण के अलावा आपके है अरीय वेग एवं त्वरण, अनुप्रस्थ वेग एवं त्वरण, ये आपके टॉपिक हैं। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM बोलते हैं, सरल हार्मोनिक मोशन, ये भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल लाज, तो रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल लाज भी आपके सिलेबस में है। इसके अलावा हुक्स लॉ, हुक का नियम और इसकी प्रॉब्लम्स, साथ में प्रोजेक्टाइल। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके नई हैं, जो आपको पढ़नी है। एक तो आपको इसमें अरीय अनुप्रस्थ वेग पढ़ना है, इसके अलावा स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग और त्वरण पढ़ना है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ना है। इसके अलावा रेक्टिलिनियर मोशन अंडर वेरिएबल लाज, ये भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, और हुक का नियम पढ़ना है। तो ये आपके टॉपिक हैं जो आपके फर्स्ट ग्रेड में लगते हैं। अब दोस्तों, हम इसमें जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे सेकेंड ग्रेड वाले जो टॉपिक है उनसे स्टार्ट करेंगे। उनसे अपना बेसिक भी तैयार होगा, और फिर उसके बाद जो इसमें फर्स्ट ग्रेड के टॉपिक है वो भी अपन पढ़ेंगे। तो ये आपको जो इसमें जो पढ़ना है उसके बारे में बता दिया। इतने टॉपिक आपको करने हैं, और इनसे 10 क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट ग्रेड में हो जाएंगे और 5 क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में हो जाएंगे। दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।